कि अगर हमारा गर्दन भी कट जाए, विधायकी तो बहुत मामूली विषय है हमारे लिए, हमारा गर्दन भी कट जाए तो हम थाली में परोस के रख देंगे, लेकिन शर्त यही है कि हमारे बाद और किसी का गर्दन नहीं कटना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम ये कोई फिल्मी बात कह रहे हैं। हमें 29 हो गया, 30 साल का लड़का है और शायद झारखंड की असेंबली का पहला कुंवारा विधायक है इस बार का। तो हमको तो अपना लाइफ देखना चाहिए था, हमको तो कम से कम अब थोड़ा सा अपने आप को बदल देना चाहिए था क्या, कि चलो यार अपना घर परिवार बसाया जाए। विधायक बन गए हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का सैलरी मिलेगा, गाड़ी के लिए लोन मिलेगा, घर के लिए लोन मिलेगा, एरोप्लेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, ट्रेन की यात्रा फ्री में मिलेगी, टोल टैक्स फ्री में पार होंगे, किसी होटल में खाना फ्री में मिलेगा। इस समय तो हमको बदलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। 81 में एक विधायक है जो कुंवारा हैं, कम से कम अपना बिहार शादी एक बढ़िया लड़की के बारे में सोचना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी वही मिजाज है, वही आक्रामकता है, वही तेवर है, वही गुस्सा है और वही फर्स्टे बोली है कि विधायकी और गर्दन जेब में लेके चलते हैं। कहे न दर्द है इस सीने में। नहीं अब तो हम चाहेंगे तो बदल भी जाएंगे, तो अब क्या कर लेंगे। चलिए ठीक है, आप हमको अगला बार वोट नहीं देंगे, हम किसी पार्टी में चले जाएंगे। उस पार्टी का अपना खुद का वोट होता है कि नहीं, पार्टी का वोट होता है कि नहीं। लेकिन आज भी हम सबसे युवा विधायक झारखंड का, इस सदन का एकमात्र कुंवारा विधायक झारखंड का, लेकिन फिर भी हम ऐसो आराम की नहीं कांटों की रास्ता को चुन रहे हैं। बताइए मेरी उम्र का कोई विधायक बनता तो क्या करता। नया साल में दोस्तों के साथ किसी नदी के किनारे जाता, पुरी जाता, दीघा जाता, गोवा जाता कि नहीं। एक 30 साल का कुंवारा युवा विधायक नया साल में क्या करता, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता, पार्टी साटी करता। लेकिन आज जयराम महतो क्रांति की बात आज भी कर रहा है, आज भी वह कांटों की रास्ते में चल रहा है कि नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं इस राज में बदलाव हो, इसलिए हमें आज फिर कहेंगे, ये कोई हम बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कोई एक कहने और भाषण की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारे गर्दन को चाहिए, लेकिन शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई गर्दन नहीं कटनी चाहिए। बस एक ही तो शर्त है कि मेरे गर्दन के बाद और कोई दूसरी गर्दन झारखंडियों की नहीं कटनी चाहिए। बस यही मेरा सोच है। बाकी जिस दिन चले कम से कम बदलाव तो होगा। अगर मेरे गर्दन कटने से झारखंड में बदलाव होगा, रैयत विस्थापितों को हक मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, तो मुझे अपने गर्दन से एक जरा भी प्यार नहीं है। लेकिन वही शर्त है कि मेरे बाद फिर कोई गर्दन नहीं। हम भी सोचे कि भाई क्या कारण है कि झारखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। कारण यही है, वही एक लाइन कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। उन झारखंडियों के इस लड़के में लड़ने का जज्बा दिखा है, और कोई दूसरी बात नहीं है। एक ही लाइन, ज्योतिलाल महतो की उस किताब में एक ही लाइन है कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। हम सदियों से लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों के काल से लेकर, उद्योग घरानों से लेकर, सामंत से लेकर, पुलिस की लाठियों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें छोड़ दो, अब हम पे रहम करो, अब हमें बख्श दो, हमें दामोदर और स्वर्णरेखा की नदियों के किनारे हमें हमारे हाल में छोड़ दो। हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसलिए आज ये झारखंड के लोग, सच्चाई यही है, निर्मल का बलिदान, कभी सुनील का बलिदान, कभी बिरसा की शहादत, कभी तिलका मांझी, कभी रघुनाथ महतो। आज ये झारखंड के लोग, सच्चाई है, इस सिस्टम से हार चुके हैं, इस सिस्टम से पनाह मांग रहे हैं, इस सिस्टम से रहम की भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दो भाई। हमारा गांव लेना है ले जाओ, हमारी जमीन छीननी है ले जाओ, हमारे गांव को बर्बाद करना है ले जाओ, हमारी फसलों को बर्बाद करना है वो भी कर दो, लेकिन हमें छोड़ दो, हम हार चुके हैं। तो जयराम महतो के रूप में उन्हें उस हार में एक जीत दिख रही है। जयराम महतो के रूप में एक लड़ाकू दिख रहा है, जयराम महतो के रूप में उन्हें एक फाइटर दिख रहा है। इसीलिए वो लड़का बात धनबाद में करता है और उसे कान लगाकर कोल्हान में भी सुनते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत मार्मिक लाइन है कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, हमें छोड़ दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, हमने टाटा का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन टाटा ने हमारा बिगाड़ा है। हमने उषा मार्टिन का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने बिगाड़ा है, हमारे गांव हमारे खेत उजाड़ के चले गए। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, एक कंपनी का बताइए हमने कुछ बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने हमारा बिगाड़ा है। जमीन हमसे लिया, आज अब क्या किया आपने, जमशेदपुर बसा दिया आपने,
यूपी बिहार के लोगों को लाके अपने बसा दिया। क्या हाल हुआ हमारा? आज हम वहां मुखिया और सरपंच बनने के लायक नहीं रह गए। विधायक और सांसद तो बहुत दूर की कोड़ी हो जाएगी। हमने जमीन किन कारणों से दिया और क्या घटित हुआ इस जमशेदपुर में? इसलिए आज लगता है कि झारखंड को अगर बचाना है तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव कहता है इन 3 सालों का, मेरी जो समझ कहती है, ये समझ यही कहती है कि सबसे पहले झारखंड को बचाना होगा। खंड यानी जमीन के टुकड़े को बचाना होगा। अगर आज हमारा जमीन का टुकड़ा बच जाएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग अगर नौकरी करने चले भी आएंगे ना, ठीक है, वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, अगर हमारा जमीन हमारा रहेगा, वो भाड़ेदार बन के रहेगा, वो किराएदार बन के रहेगा, वो 30 साल की नौकरी करेगा, वो वापस चला जाएगा। यही ना? अगर हमारी जमीन सुरक्षित रही, ठीक है, आए भाई, भारत एक संवैधानिक देश है, हम 100% रिजर्व नहीं कर सकते, आए, आने के लिए किसने मना किया है? लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, हम क्वार्टर देंगे, हम रेंट में देंगे। आए कोई भी रहे, वो बिहार का पुलिस रहे या उत्तर प्रदेश का मास्टर रहे या बंगाल का मैनेजर रहे, आए नौकरी करने के लिए। लेकिन शर्त क्या है? आप हमारी जमीनों में भाड़ेदार बन के रहेंगे। जैसे ही आप 60 साल की उम्र पार करेंगे, बोरिया बिस्तरा लेके अपने राज्य वापस चले जाएंगे। यहां बसने के लिए नहीं देंगे भाई। इसीलिए जमीन को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार के सदन में मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा केवल और केवल विस्थापन का रहेगा, रैयतों का रहेगा और जमीन संबंधित रहेगा। यह बहुत बड़ा विषय है। अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो देख लीजिए जमशेदपुर की कहानी, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी दुकानें, और आपका एक जूता सिलाई का दुकान नहीं है तो हमको बता दीजिए। गमरिया में, आदित्यपुर में, बिष्टुपुर में, सोनारी में, साक्षी में, मानगो में, गोलमुरी में, कहीं बताइएगा आपका एक जूता सिलाई का बढ़िया दुकान है? बताइएगा आपका कपड़े का दुकान है? बताइए क्या है? आप केवल और केवल कस्टमर बन के रह गए हैं, ऑनर कोई और बन गया है। इसलिए कुछ भी देंगे, जमीन रेंट में देना है, जमीन लीज में देना है, हमेशा के लिए ना मिले, ये कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। और नहीं तो जमीन गया यानी लोग गए यानी भाषा, संस्कृति, शैली, परंपरा सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। इसलिए आज झारखंड के लोगों को फिर से आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की। आज झारखंड को फिर से एक आवश्यकता है इस झारखंड को बचाने की। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब आज झारखंड के लोग गांवों में सीमित हो जाएंगे और अन्य राज्यों से आए हुए प्रभावशाली लोग इस राज्य को चलाएंगे और चला रहे हैं। डायरेक्ट रूप से संपत्ति को चला रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को चला रहे हैं। वो संपत्ति डायरेक्ट चला रहे हैं, एकदम खुल के कह रहे हैं, हमें डर नहीं है। गैर झारखंड के लोग संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। मॉल किसका? गैर झारखंडी का। सारी बड़ी बड़ी दुकानें किसकी? गैर झारखंडी की है। इकोनॉमी के सेक्टर को कब्जा कर चुके हैं। असेंबली को इनडायरेक्ट रूप से कब्जा किए हैं। असेंबली में है चंपई सोरेन झारखंड के हैं, जो भी नेता हैं सब झारखंड के हैं, लेकिन उनके पीछे उनके जितने भी पीएस हैं पता कर लीजिए 90% गैर झारखंडी हैं। सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं, संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। गैर झारखंड के लोग झारखंड में सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं और संपत्ति को इनडायरेक्ट चला रहे हैं। सत्ता और संपत्ति का ही तो खेल है अभी। जिसके पास सत्ता है उसी की संपत्ति है और जिसके पास संपत्ति है उसी की सत्ता है। और उसी बीच में झारखंडी आज भी पीस रहे हैं, आज भी झारखंड के लोग पीस रहे हैं। आज महज कुछ लोगों ने इस राज्य को, सिस्टम को जकड़ के रख लिया है। इसलिए आज हम लाठी डंडे खा रहे हैं। हम केवल अगर शांत कहीं हैं तो उन जंगलों में जहां खेती बाड़ी होती है वहीं, बाकी जहां जहां शहरीकरण हुआ, जहां जहां उद्योग की स्थापना हुई, जहां जहां खनन का क्षेत्र दिखा, हम हर जगह पीछे नहीं गए बल्कि हमारा दमन और दोहन कर दिया गया। हमारा एक तरह से कह सकते हैं कत्ले आम कर दिया गया। इसलिए आज हमें इस सरायकेला खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ
उनके उस विचारों को आत्मसात करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। एक सवाल है, एक सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। उनका क्या, उनका तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में भी घर है। अगर यहां कुछ होता है आपदा विपदा, वो उठ के चले जाएंगे। हमारा क्या होगा। आज चांडिल डैम की बात रहे, डिमना की रहे या कुचई डैम की बात रहे, विशेषकर चांडिल डैम जो सुर्खियों में रहता है, 1960 में डैम का अधिग्रहण हुआ है, आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये तस्वीर है हमारे राज्य की, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। तो हमने क्या नहीं दिया इस राज्य को बनाने में। हमने शहादतों को देने का काम किया, हमने अपने रक्त को देने का काम किया, हमने अपने गर्दनों को काट के रख देने का काम किया, और साथ साथ में अपने गांव, अपनी जमीन, अपने खेत खलिहानों को भी विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर, नदी नाला डैम के नाम पर देने का काम किया। लेकिन आज हमारे साथ केवल और केवल सौतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए आज भी झारखंड के जनमानस को समझने की आवश्यकता है। आज हम जो बातें कह रहे हैं, आज के दौर में सही बातें कठिन है, आसान नहीं है इन बातों का कार्रवाई हो पाना, लेकिन कम से कम ये आपके जहन में तो रहेगा। जब भारत देश आजाद हुआ था, आजादी की लड़ाई के लिए तो 1765 के आसपास ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन मिली 1947 में ना। तो जब 1765 का टाइम था, उस समय भी लोगों को लगता था कि यह कठिन काम है। जैसे आज आपको लग रहा है कि जयराम महतो जो बोल रहे हैं वो कठिन है, लेकिन अगर हम लगातार बोलते रहें, लगातार इन विषयों पे बात करते रहें, तो कभी तो मुकम्मल होगा। अगर 1765 में जब आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से छेड़ी जा रही थी, अगर उसी समय उनको निराशा मिली और उस निराशा से अगर चुप हो जाते हैं, तो 1947 में आजादी मिलती। या फिर जिस प्रकार हमने 1950 के आसपास झारखंड आंदोलन को तेजी दिया था, 70-80 में तेजी दिया था, अगर उस समय हमारा मनोबल गिर जाता तो 2000 में झारखंड राज्य अलग होता? नहीं होता। तो इसलिए आज अगर जयराम महतो अकेला बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुने, और सुनने के बाद आप अपने विवेक से फैसला करें कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो इस भीड़ में से कहिए बाबू आप गलत कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर हम ना कहें तो आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाएगी। आज हम कम से कम कह तो रहे हैं, मानते हैं ये कठिन विषय है, चूंकि सारे सिस्टम में वे लोग हावी हैं,